तो दोस्तों, पॉलिटी रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, हमने हमारी इंडियन पॉलिटी की रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आज का उसमें हमारा टॉपिक होने वाला है राष्ट्रपति। तो अब हम जल्दी से ये देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के कौन से आर्टिकल में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो अब राष्ट्रपति कौन होता है? राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है, देश का राष्ट्राध्यक्ष है। और पद कहाँ से लिया गया है? ये तुलना किससे की गई है? ब्रिटेन के राजा से। तो राष्ट्रपति पद की जो तुलना है वो ब्रिटेन के राजा से की गई है। अब भारत के राष्ट्रपति को क्या कहा गया है? भारत के राष्ट्रपति को रबड़ की मुहर या दिखावटी तोता कहा गया है। रबड़ की मुहर या दिखावटी तोता, ये किसको बोला गया है? ये बोला गया है भारत के राष्ट्रपति को। अब जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, या हम उसे कमांडर भी बोल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या प्रावधान है। तो देखिए, भारतीय संविधान में भाग 5 में राष्ट्रपति का जिक्र है। तो आर्टिकल 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये बात किस में लिखी गई है? ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद आर्टिकल 53 क्या कहता है? आर्टिकल 53 कहता है कि संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है और उनका जो यूज है वो या तो स्वयं कर सकता है और या संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर कर सकता है। तो आर्टिकल 53 में क्या बात लिखी गई है कि संघीय कार्यपालिका की समस्त जो शक्तियां हैं वो किस में निहित होती हैं? वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। और राष्ट्रपति या तो स्वयं उनका यूज कर सकता है और या संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर उनका यूज करता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 54 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं निर्वाचक मंडल, ये किसमें दिया गया है? ये दिया गया है हमारा आर्टिकल 54 में कि राष्ट्रपति का निर्वाचन और निर्वाचक मंडल। अब राष्ट्रपति को निर्वाचित कौन करता है? जो संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं, लोकसभा व राज्यसभा के जीते हुए सदस्य। अब जो लोकसभा और राज्यसभा में जो सदस्य जीते हुए होते हैं वो संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं। उसके बाद राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब जिन जिन राज्यों में विधानसभाएं हैं वहां के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या है? दिल्ली, पांडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश और जिनमें 3 में विधानसभा है वो सब राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब आर्टिकल 55 क्या कहता है? आर्टिकल 55 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है। अब कौन सी पद्धति से हम राष्ट्रपति को निर्वाचित कर सकते हैं? तो वो हमारी होती है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अब एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है? तो देखिए, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है कि मान लीजिए आपको किसी कैंडिडेट को वोट देना है और उसमें के लिए 3 उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार ए, उम्मीदवार बी, उम्मीदवार सी। ठीक है, तो सबसे पहली चॉइस आपकी कौन है? ए है, उसके बाद बी है और उसके बाद सी है। तो अगर मान लीजिए ए नहीं बनता है, आपने ए को वोट दिया है, ए नहीं बनता है, तो आपका वोट ऑटोमेटिकली कि कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? बी को ट्रांसफर हो जाएगा। और किन्हीं कारणों से अगर बी नहीं बनता है तो जो आपका वो वोट है वो किसको ट्रांसफर हो जाएगा? वो सी को ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसको कहते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 56 की। आर्टिकल 56 क्या कहता है? आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो अब जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितना दिया गया है? 5 साल दिया गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम आर्टिकल 56A की। तो आर्टिकल 56 में क्या है? त्याग पत्र। समय से पहले राष्ट्रपति किसको अपना त्याग पत्र दे सकता है? वो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देंगे? उपराष्ट्रपति इसकी सूचना देंगे लोकसभा के अध्यक्ष को। अब बात कर लेते हैं हम आर्टिकल 57 की। तो आर्टिकल 57 है वो हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 57 कहता है राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन। और राष्ट्रपति के दोबारा निर्वाचन में भारत की कोई सीमा नहीं
तय की गई है। दोबारा निर्वाचन से मतलब कि एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। ये बात किसमें लिखी गई है? आर्टिकल 57 में लिखी गई है। उसके बाद आते हैं हम आर्टिकल 58 पर। अब जो हमारा आर्टिकल 58 है वो क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल 58 में है राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। अब क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? अगर कोई व्यक्ति हमारे देश का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या योग्यताएं निर्धारित की गई हैं? तो सबसे पहली है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ये सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 35 वर्ष हो चुकी हो और वो लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ये हमारे राष्ट्रपति पद की योग्यताएं हैं और ये कौन से आर्टिकल में दी गई है? ये दी गई है आर्टिकल 58 में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। अब महत्वपूर्ण तथ्य में क्या है? देखिए, महत्वपूर्ण नोट, ये नोट डाल के याद रखिएगा इस चीज को कि उसके अगर हम राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में अगर हम शामिल होते हैं तो उसके लिए प्रस्तावक 50 सदस्य होने चाहिए, अनुमोदक 50 सदस्य होने चाहिए और जमानत राशि कितनी होनी चाहिए? 15,000 होनी चाहिए, जो आरबीआई में जमा करनी पड़ती है। अब प्रस्तावक कौन होते हैं? प्रस्तावक वो लोग होते हैं जो राष्ट्रपति पद के लिए कि भाई हम सहमत हैं कि हम इसको राष्ट्रपति पद के लिए मतलब कि निर्वाचित करते हैं, वो 50 सदस्य होने चाहिए। और अनुमोदक कौन होते हैं? अनुमोदक जो उन 50 सदस्यों से सहमत होते हैं कि हम इसकी बात से सहमत हैं, वो 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। तो 50 सदस्य प्रस्ताव लेकर आते हैं कि हम इनको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं और 50 सदस्य उनका समर्थन करते हैं कि हाँ हम इनसे सहमत हैं और फिर उसके लिए उनको 15,000 जमानत राशि आरबीआई में जमा करनी पड़ती है। उसके बाद अब बात करते हैं अनुच्छेद 59 आर्टिकल 59 की। तो आर्टिकल 59 क्या कहता है? आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति पद की शर्तें हैं, जैसे कि वेतन 5 लाख पर माह होता है और वो कहाँ से मिलता है? भारत की संचित निधि से मिलता है। अब राष्ट्रपति पद की शर्तें, और जो वो राष्ट्रपति है वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल व दिवालिया न हो और राष्ट्रपति पदावधि के दौरान उनके भत्तों और उपलब्धियों को कम नहीं किया जा सकता। ये क्या है? ये सारी बातें किसमें दी गई है? ये सारी बातें ये हमारी दी गई हैं आर्टिकल 59 में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्या, अभी देखिए ये नोट क्या दिया गया है? नोट दिया गया है कि राष्ट्रपति संसद या विधानमंडल का अगर सदस्य है तो उसका पद संसद या विधानमंडल में जो उसका पद होता है वो शपथ के समय स्वयं समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, अगर मान लो कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है तो अगर वो संसद या विधानमंडल का भी सदस्य अगर रहा हो या उस समय है जिस समय वो राष्ट्रपति बना, तो राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही उसका जो वो पद है जो संसद में या विधानमंडल में था वो जो अपने आप ही क्या हो जाएगा? वो समाप्त हो जाएगा। ये बात आप नोट डालकर लिख लीजिए।